पहले तो एक मैं अपनी कन्फेशन करूं। जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस वक्त मैंने जब उनसे लंबी वार्तालाप की थी, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज, एक बात कही थी जो उस वक्त मुझे बहुत मन को छू गई। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। वो क्या कहा था मोदी जी ने, जो मैंने अपनी किताब में भी कोट किया है। ये कोई सीक्रेट बात नहीं मैं बता रही हूँ। तो मेरी जो किताब मोदी मुस्लिम्स एंड मीडिया, आई कोटेड इट वेरी एडमायरिंगली। वो ये कि जब मैं सीएम वाला से बना, मोदी जी लिखते हैं, बोलते हैं, और जो मैंने कोट किया है, तो मैंने एक भी जो पुराने अफसर थे, एक को भी नहीं हटाया। और सब लोग बड़े हैरान थे, क्योंकि जो भी चीफ मिनिस्टर आता है वो तुरंत पुराने को हटाता है और अपने ले आता है पसंदीदा। और मोदी जी ने मुझे ये कहा कि क्योंकि मुझे विश्वास है, मुझे काम करवाना आता है, चाहे कोई भी हो, मुझे काम करवाना आता है। मैं नहीं सोचता तुम किसके बंदे थे, तुम किसके लॉयलिस्ट थे, मुझे काम करवाना आता है। अच्छा, उस वक़्त सच में कहूँ, मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि ये विंडिक्टिव नहीं है, ये हटाता नहीं है, सभी को साथ ले लेता है। एंड आई रोट इट admiringly. I thought this was a great quality, but I didn't realize that it is going to have fatal consequences once he becomes prime minister. क्योंकि गुजरात में फिर भी जो ऑफिसर थे, वो क्योंकि बीजेपी का वहां पे इतने सालों से वर्चस्व रहा, तो वो कम से कम देश को बेचने वाले शायद नहीं रहे होंगे, या जो भी, मुझे नहीं पता वहां कैसे काम किया। बट नाउ वी सीन फॉर द लास्ट 8 years now that it's producing very bad consequences. तो अभी बात कर रहे थे हमारे भाई सुरजीत कि रिफॉर्म्स नहीं हुए। ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स तो तभी हो पाएंगे ना जब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इट ब्रिंग्स it brings thugs, it brings in people who are not competent to do the job they are meant to do. How many MPs realize कि उनका काम असली क्या है? लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन पढ़ने की भी क्षमता कितनों में है? एंड व्हाट आर दे अप टू? डू दे इवन रीड द लॉज दैट दे पास? कि वो भी रेडीमेड आ रहे हैं। अभी बात हो रही थी, आपने शायद की थी, आरटीई, आप ही ने कहा नहीं, आई थिंक सुरजीत टॉक्ड अबाउट कि आरटीई के वक्त कांग्रेस ने तो नहीं कहा हमारी मेजॉरिटी नहीं है, बट कांग्रेस का जो तरीका रहा है, वो पहले जो उनके एनजीओज हैं, दे डिपेंड अ लॉट ऑन दोज। तो ये जो सारे फॉरेन फंडेड एनजीओज जो उनके अहाते में खेलते कूदते हैं दरबारी बन के, वो डुगडुगी बजाना शुरू करते हैं। अरुणा रॉय एंड फलान ढिमका, ये इशू को उठाते हैं, माहौल बनाते हैं, जन सुनवाइयां करते थे, स्टेट स्टेट में जाके एक पूरा ऐसा लगता था जैसे आंदोलन उठ रहा है, which was very well orchestrated with the help of the government, so that by the time Right to Education Act, a noxious law, which has really caused havoc, especially with private schools run by Hindus, तो छोटे वाले खासकर, तो वो ऐसा माहौल बनाते थे कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी पार्लियामेंट में कि इस तथाकथित प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन को कोई सवालिया निशान भी लगा सके। तो एवरीथिंग जस्ट सेल्ड थ्रू। यहाँ पे अच्छे से अच्छा कानून भी, इनसे फार्म लॉज भी नहीं पास करवाए गए, क्योंकि इन्होंने माहौल बनाने के बजाय माहौल बिगाड़ा। अच्छे कानून के लिए भी माहौल बिगाड़ा। सो व्हाट वुड यू से टू दिस? क्या इनका इलाज क्या है? ऐसा है मधु जी, फार्म लॉज तो इन्होंने पास करा दिए थे, इन्होंने पास सीएए तो भी नहीं पास करा दिया था, लेकिन इन्हें घुटने टेकने पड़े उस पर। हाँ। अब आपने फार्म लॉज का इशू उठाया, इनके सामने नेताओं के नाम पर एक कबाल खड़ा हो गया कि हम सब किसान नेता हैं। योगेंद्र यादव भी किसान नेता करके सामने आ गए, कोई इधर उधर से लेना सिंह, पन्नू सिंह, ये सिंह वो सिंह इकट्ठे हो गए।
टिकैत सिंह, लिकैत सिंह, जिनकी जमानतें जब्त हुई हैं, जिन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता लाइफ में, ये सब फार्म लीडर्स बन के आ गए और इन्होंने आपकी नाक में नकेल डाल दी। क्योंकि इतने बड़े जनादेश के बाद, इतनी बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने के बाद, उसमें किसान प्रकोष्ठ के नाम पर हर स्टेट में, सेंटर में दबादब लोग भर्ती करने के बाद आपके पास किसान नेता के नाम पर एक चेहरा नहीं था, नहीं आया, काउंटर मोबिलाइजेशन कर सके, जो उनके साथ किसान नेता के तौर पर खड़े होकर बात कर सके, क्रेडिबिलिटी के साथ, वो किसान का एक ऑल्टरनेटिव व्यू दे सके। आपने मतलब जिस विचार परिवार से आते हैं, वहां पर भारतीय किसान संघ है, वो दशकों से किसानों को संगठित कर रहा है। भाई कहां है किसान नेता? आपके किसान प्रकोष्ठ हैं, आप खेती हर जगहों से अपने एमपीज चुन के लाते हैं, वो किसान पृष्ठभूमि के हैं। आप कह रही हैं कि वो पढ़े लिखे हों, कानून बनाना जानते हो? नहीं साहब, वो डिस्क्वालिफिकेशन है। वो जी हजूर चाहिए, यस सर 3 बैग्स फुल चाहिए, जो जीत सकें वो चाहिए, और जीतने के बाद वो मुंह सी के आंख मीच के बैठ जाएं, जमूरे की तरह मदारी के इशारे का इंतजार करें। ऐसे एमपीस चाहिए। तो आप जब क्राइटेरिया ही ये बनाते हैं, आपकी शर्तें ऐसी हैं कि आपको सोचने समझने वाला, पढ़ने लिखने वाला, सवाल पूछने वाला, विकल्प ढूंढने वाला और विचारधारा के प्रति निष्ठ व्यक्ति चाहिए, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन है। आपको अपने प्रति निष्ठ चाहिए सबसे पहले। दूसरा, आपके पास अगर अक्ल है, पढ़ाई लिखाई है, आप उस पर लगाम कसवा के किसी की खिदमत में उसे हाजिर कर दें तो आप ठीक हैं। आप अपनी अलग से सोच रखें तो वो एक और डिस्क्वालिफिकेशन है। तो इन सब शर्तों के बाद जो आपको मिलता है, छान करके वो विशुद्ध कूड़ा मिलता है और उस कूड़े से आप संतोष करते हैं। अब आपने एक सवाल और पूछा था कि साहब वो गुजरात में मैं इनसे काम करा लेता हूं, कराना जानता हूँ, कराना जानता मैं हूं और किसी से भी मैं काम कर बदले की लेता हूँ। कार्रवाई से हटाता नहीं हूं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अटल जी के समय में एक गृह सचिव हुआ करते थे, कमल पांडे। वो फिर उसके बाद कैबिनेट सचिव हो गए। वो बहुत ही शालीन, बहुत ही सभ्य और बहुत ही, जिसे आप निर्विवाद एक नौकरशाह कह सकते हैं, अफसर कह सकते हैं, जो किसी राजनीतिक खेमे में नहीं थे। ऐसे व्यक्ति अपनी सीनियरिटी के हिसाब से कैबिनेट मिनिस्टर बने। उनके रिटायरमेंट को शायद 2 महीने भी नहीं बचे थे जब यूपीए आया। उन 2 महीने भी नहीं रहने दिया उनको कैबिनेट सचिव, जो कि किसी भी व्यक्ति के करियर में, ब्यूरोक्रेट के करियर में एक पिनिकल होता है। और वो वहां से बहुत इज्जत के साथ रिटायर होकर के जाता है और उसको बहुत अच्छी विदाई मिलती है। वो उसके लिए एक बड़ा गौरवपूर्ण क्षण होता है। वो 2 महीने बर्दाश्त नहीं किए गए। और जब हमारे मोदी जी आए तो उनको जो कैबिनेट सचिव मिले थे विरासत में, वो 2 साल पहले ही मनमोहन जी की सेवा कर चुके थे। वो मनमोहन जी के बड़े करीबी थे, मतलब जिसको छाया और काया का साथ होता है ना, वैसे थे। वो मोदी जी के भी 2.5 साल कैबिनेट सचिव रहे। वो लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी रहे जब वो रिटायर हुए। उससे पहले किसी कैबिनेट सेक्रेटरी ने इतना लंबा कार्यकाल नहीं देखा था। उनके जो गृह सचिव थे वो गुलाम नबी आजाद के हैंड पिक्ड होम सेक्रेटरी थे। वो भी 1.5 साल तक होम सेक्रेटरी बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन होती है। वो गृह मंत्रालय चलती है, वो देश भर की गुप्तचरी देखती है, सुरक्षा देखती है। ये गुलाम नबी आजाद के हैंड पिक्ड ब्यूरोक्रेट थे और उन्हें तब निकाला गया
जानते हैं कब निकाला गया? उन्हें निकाला गया जब सीबीआई ने छापा मारा। एक कांग्रेस एमपी हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट के, जो काफी मीडिया चैनल्स चलाते थे, मतंग सिंह। कलकत्ते में उन पर सीबीआई ने रेड मारी, क्योंकि बहुत से उनको लेकर के, करप्शन को लेकर के, सेंसिटिव इश्यूज को लेकर के छानबीन चल रही थी। सबसे पहला काम उन्होंने रेडिंग पार्टी से कहा कि मुझे एक फोन करना है बहुत जरूरी। तो रेडिंग पार्टी तो सबसे पहले आपके फोन ले लेती है, आपको डिस्कनेक्ट कर देती है दुनिया भर से। तो जब उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और वो कनेक्टेड व्यक्ति माने जाते थे मतंग सिंह, तो रेडिंग पार्टी ने अपने एक फोन को उन्हें थमा दिया, कहिए ये लीजिए, कीजिए, इससे फोन कीजिए। इन्हें मालूम नहीं था कि उस पर रिकॉर्डिंग होती है। इन्होंने फौरन गृह सचिव को फोन लगाया और गृह सचिव के साथ जो बात हुई वो उस फोन पे रिकॉर्ड हुई, और रेडिंग पार्टी ने वो रिकॉर्ड पीएमओ को भेजा। तो गृह सचिव से कहा गया कि अब आप घर जाइए, वरना वो नहीं जाते घर। ये जो रिलायंस है आपकी, पन नॉट इंटेंडेड, ऑन ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेसी, और आंख मीच कर जी, ये ईश्वर जो न करवाए गनीमत है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने अच्छे खासे इश्यूज खटाई में डाले हैं। और जो पॉलिटिकल प्रोग्राम, आपने कहा कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे, पॉलिसी रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर रहे। देखिए, इस सरकार ने एक पेयर ऑफ ब्लिंकर्स, जिसको कहते हैं, वो घोड़े की आंख पे लगाते हैं ना, हिंदी में जाने क्या बोलते हैं उसको, वो लगा रखा है, और वो सिर्फ एक डायरेक्शन में देखता है, उसका नाम है विकास, इकोनॉमी और चुनाव। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हाँ, चुनाव तो जब आए तब जीतने ही हैं, वो तो खैर दैट्स अ हाइजीन इशू। इट्स लाइक ब्रीदिंग, मतलब पीपल ब्रीद इनवॉलंटरली, ये सोच के या तय करके नहीं सांस लेते, वो चलती है अपने आप। तो चुनाव जो है उसी तरीके से जीतने हैं, वो सांस की तरह चलने हैं। लेकिन बिटवीन इलेक्शंस आपको क्या करना है? बिटवीन इलेक्शंस आपको इकोनॉमी ड्राइव करनी है। आपको एजुकेशन के कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने चुनाव जीतने का कोड क्रैक कर लिया है, तो फिर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सत्ता में तो आप आ जाएंगे, और फिर सत्ता में आके आप तो क्या जानती हैं, उनको काम लेना आता है। वो बिजली के खंबे से भी काम ले लेंगे। पर सुशील तो भैया, वो कोई भी हो, इकोनॉमी भी अगर आप देखें तो लाभार्थियों के लिए इकोनॉमी चल रही है। तुम्हारे और मेरे लिए इस इकोनॉमी में कोई खास विशेष प्रावधान नहीं है, नहीं, केवल लाभार्थियों के लिए भी। मधु जी देखिए, आप जब जीएसटी का कलेक्शन आपका 2.25 लाख करोड़ हो जाए महीने का, तो फिर आप औरों को भले ही कहें कि साहब रेवड़ियां बांटने से देश आगे नहीं बढ़ेगा, आप तो रेवड़ियों की बोरियां बांट रहे हैं। रेवड़ियां नहीं, चॉकलेट कोटेड रेवड़ियां ये तो बांट रहे हैं। तो उसके रेवड़ियों ऊपर की फैक्ट्री सिल्वर लगाए और हुए हैं। गोल्डन फॉइल लगा के वर्क, सोने के चांदी का वर्क भी लगाया हुआ रेवड़ियों पे। तो इनके तो खैर रेवड़ियों से बहुत ऊपर की बात है। और वो भी आई रियली फील लाइक आई एम पेइंग जजिया टुडे व्हेन आई एम टैक्स्ड द वे आई एम टैक्स्ड। अगर मैं अपनी लाइफ सेविंग बैंक में रखती हूँ, एफडी में, अच्छा, उसके इंटरेस्ट में भी इनका हक बन जाता है, उसमें से भी ये अपनी कटौती कर लेते हैं। इट्स माय लाइफ सेविंग, सो एटलीस्ट अलाउ मी दैट।